वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से जो एमपी बोर्ड में पिछले 5 वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका हल देखेंगे हम। सबसे पहले 96 और 404 के गुणनखंडों को निकालेंगे। तो 96 2 से विभाजित होता है तो 2 से भाग देंगे तो 48 बार भाग जाएगा। 48 भी 2 से विभाजित होता है तो 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 बार भाग जाएगा। 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 96 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। इसी प्रकार अब हम 404 के गुणनखंडों को निकालेंगे। 404 में 2 से भाग देंगे तो 202 बार भाग जाएगा। 202 में 2 से भाग देंगे तो 101 बार भाग जाएगा। अब 101 में 2 से भी भाग नहीं जाता, पूरा 3 से भी नहीं जाता। यह एक अभाज्य संख्या है, इसे 101 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 404 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 2 गुणित 2 गुणित 101। अब 96 और 404 का एचसीएफ निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में देखेंगे कि कौन से गुणनखंड कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 2 कॉमन है। 2 यहाँ पर कितनी बार कॉमन है, तो यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 5 बार आया है। तो यहाँ पर 5 बार नहीं है, लेकिन 2 यहाँ 2 बार यहाँ पर भी आया, 2 बार यहाँ पर भी आया, तो 2 गुणित 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार 96 और 400 वो 4 आ गया। यही आंसर है इस प्रश्न का। हम देखते हैं एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन जो गुणनखंड होते हैं वो होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 बार यहाँ पर भी आया, 2 बार यहाँ पर भी आया, तो 2 को 2 बार लिख दिए, यानी 2 गुणित 2 बराबर 4। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी 96 और 404 का एचसीएफ 4 हो गया। दूसरा प्रश्न है, संख्या 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम 148 के गुणनखंडों को निकालेंगे। हमें प्रश्न में दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें अभाज्य गुणनखंडों को लेना है। तो इसे हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हम देखेंगे 2 से ये विभाजित होता है, 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, तो ये 74 बार भाग जाएगा। 74 भी 2 से विभाजित होता है तो 2 से भाग देंगे तो ये 37 बार भाग जाएगा। हम जानते हैं 37 2 से विभाजित नहीं होता। 37 और एक अभाज्य संख्या है, तो इसे 37 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 148 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो हुए 2, 2 और 37। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 2 गुणित 2 है तो इसे हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं गुणित 37। यही उत्तर है। यही है 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। यही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है। चौथा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हल करेंगे हम।
सबसे पहले इसको देखेंगे, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसको लिखेंगे। इसको हमने ए मान लिया। तो ये बराबर, यहाँ से हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 7 गुणित 11 प्लस 1। तो ए बराबर 13 गुणित, हम यहाँ पर 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 7 77 प्लस 1 आएगा। तो ए बराबर 13 गुणित 77 और 1 78 हो जाएगा, तो 13 गुणित 78 होगा। अब ए बराबर 13 लिखेंगे। हम जानते हैं 78 को हम, जो 78 के गुणनखंड होते हैं इनको हम निकाल लेते हैं। 78 2 से भाग देंगे तो 39 बार भाग जाएगा, 39 में 3 से भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा, और 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 78 के गुणनखंड 13, 2 और 3 मिले। अब हम देखते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, और हम जानते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या होती है। हम लिख देंगे कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब हम दूसरी संख्या को देखेंगे। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इसको लिखेंगे। इसको हमने मान लिया, माना b बराबर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब यहाँ से हम 5 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ 5 है और ये 5 है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे 5 को। तो ब्रैकेट में आएगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। तो b बराबर आएगा 5। 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 आएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 आएगा, और गुणा 1 प्लस 1। b बराबर 5, 24 दूनी 48, हासिल 4 आएगी। 24 चौका 96, 4 100 प्लस 1। 5 गुणित 1008 प्लस 1 1009 होगा, तो 5 गुणित 1009 आ जाएगा। इसे हम b को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 गुणित 1009 गुणित 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर b के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, और हम जानते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह एक भाज्य संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है।
यही इस प्रश्न की व्याख्या थी। प्रश्न में दिया गया था कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने ये इसकी व्याख्या की कि इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसीलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। 5वां प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले 8, 9 और 25 के गुणनखंड निकालेंगे। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 8 के गुणनखंड 2, 2, 2 और 1 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम 9 के निकालेंगे। इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 9 के गुणनखंड 3, 3, 1 प्राप्त हुए। और इसी प्रकार 25 के गुणनखंडों को निकालेंगे। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। 25 के गुणनखंड हमें 5, 5 और 1 प्राप्त हो गए। अब इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा, हम इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में से किसी एक संख्या के गुणनखंडों को लिख देंगे। हम 8 के गुणनखंडों को लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इस गुणनखंडों में इन दोनों संख्याओं के कौन कौन से गुणनखंड नहीं लिखे गए। तो हम देखते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2 और 2 हैं। इनमें से इसमें 9 के अभाज्य गुणनखंड 3, इसमें 2 बार आया तो यहाँ पर नहीं लिखे तो इनको लिख देंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पर 25 के गुणनखंडों में 5 2 बार आया तो 5 नहीं लिखा तो 5 को और लिख देंगे 2 बार। तो यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, एकम 8, 3 गुणित 3 गुणित 9 गुणित 5 गुणित 5 25 होगा, बराबर 9 गुणित 8, 8 गुणित 9 72 होता है, 72 गुणित 25 होगा, बराबर 25 दूनी 50 हासिल 5 आएगी, 25 सत्ते 175 और 5 180। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 1800। अब इन तीनों संख्याओं को एचसीएफ निकालने के लिए हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में देखेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है। तो हम देखते हैं इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। अब इसको एक बार और फिर से समझेंगे। हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना था। इसके लिए हम सबसे पहले 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2, 2 थे, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 थे, 3, 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5, 5 थे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के में से किसी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को लिख देंगे। तो हमने 8 के गुणनखंडों को लिख दिया। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इन दोनों संख्याओं के कौन से गुणनखंड इसमें नहीं लिखे गए। तो इसमें 9 में 2 बार 3 आया तो यहाँ पर 3 एक भी बार नहीं आया तो 2 बार 3 लिख देंगे। और इसमें 5 2 बार आया, यहाँ पर 5 2 बार एक भी बार नहीं लिखा गया तो 5 2 बार लिख देंगे। इस प्रकार 2 गुणित 2 गुणित 8 हुआ, 3 गुणित 3 9 हुआ, 5 गुणित 5 25 हुआ
और 9 9 का 8 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। और ये 25 का जब 72 में गुणा किया तो 1800 आ गया। यही 8 9 25 का एलसीएम है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में देखेंगे कि कौन से अभाज्य गुणनखंड कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, तथा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। यही आंसर है इस प्रश्न का। 6वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, माना। और हम जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक और q बराबर नहीं 0 हो। p व q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0, और p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अर्थात p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने 7√5 को p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमने माना है 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब 7 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये गुणा में था तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो p/7q हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है। और परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि p अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, और हर 0 नहीं हो। तो ये 0 नहीं है, यानी 7q बराबर नहीं 0 है। अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर p/7q के बराबर में √5 है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। लेकिन हमने यहाँ पाया कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लिख देंगे। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। ये प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने अंत में सिद्ध कर दिया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7वां प्रश्न है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल। हमें दो संख्याएं 306 और 657 दी गई हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 306 गुणित 657 बराबर, और हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया गया है, गुणित। अब
एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम। तो 9 से हम 657 को काटेंगे तो 9 7 63, 2 बचेंगे तो 9 3 27। एलसीएम 306 व 657 का जो होगा वो होगा 306 गुणित 73। जब हम इसका गुणा करेंगे, हम इसका गुणा रफ में कर लेते हैं। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ से लिख। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और यहाँ से लिख का 1, 3 त्रिका 9, 6 7 42 की 2 हासिल आई 4, 7 गुणित 0 0 और हासिल 4, 7 तिया 21। तो 8 3 13 की हासिल 1 तो 2 और 2। तो इस प्रकार 306 और गुणित 73 22,338 आ गया। इन दोनों 306 गुणित 73 22,338 आ गया, यानी 306 और 657 का जो एलसीएम है वो 22,338 है। यही इस प्रश्न का आंसर है, उत्तर है। 8वां प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हो। तो हमने 3√2 को p/q के रूप में लिख दिया, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है, और p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अर्थात p व q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या माना है, तो 3√2 को हमने p/q के रूप में लिख दिया। अब ये 3 यहाँ पर गुणा में है, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो √2 बराबर हमें प्राप्त होगा p/3q। और हम जानते हैं कि p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, अर्थात p पूर्णांक हुआ, इसका अंश भी पूर्णांक हुआ और 3q भी पूर्णांक हुआ, और 3q बराबर नहीं 0 है, तो p/3q एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखते हैं p/3q एक परिमेय संख्या है। p/3q एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में √2 है, तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, हम लिखते हैं। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम √2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p व q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। वह कल्पना ये थी कि हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हुआ। 9वां प्रश्न है, 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। इनके HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंडों को निकालेंगे, 17, 23 और 29 के। लेकिन हम जानते हैं कि ये 17 तो ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, ना ही 3 से जा रहा, ना ही 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। इससे केवल 17 से भाग जा रहा है एक बार और 1 से, क्योंकि अभाज्य संख्या के
केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या, तो इसके गुणनखंड होंगे 17 और 1। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे 23 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। इस प्रकार 23 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 23 और 1। और इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। तो 29 के जो गुणनखंड मिलेंगे वो होंगे 29 और 1। अब जो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा उसको निकालेंगे हम। 17, 23 और 29। हम देखते इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन है। इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में केवल एक जो है वो ही गुणनखंड कॉमन है, तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। 17, 23, 29 का एचसीएफ 1 होगा। 10वां प्रश्न है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परास में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 420 और 130। इन दोनों संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी चाहिए कि जिससे 420 में भी भाग हो और 130 में भी भाग हो। ऐसी संख्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगी। एक बार फिर से इसे समझेंगे कि प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए, तो और प्रत्येक ढेरी में प्रत्येक कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 130 में भी भाग दे सकें पूरा पूरा और 420 में भी भाग दे सकें पूरा पूरा। तो ऐसी संख्या, और यहाँ पर लिखा है परास में न्यूनतम स्थान घेरे, तो ऐसी संख्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्याओं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया क्या है। प्रश्न में दिया है 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को निकालना होगा। तो 420 के गुणनखंडों को निकालेंगे। सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे तो 210 बार भाग जाएगा। 210 को फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0, 105 बार भाग जाएगा। और 105 को 3 से भाग देंगे तो 35 बार भाग जाएगा। 35 को 5 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। और 7 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 420 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 2, 2, 3, 5 और 7 और 1। इसी प्रकार हम 130 के गुणनखंडों को निकालेंगे। इसे 2 से भाग देंगे तो 65 बार भाग जाएगा। इसे फिर 5 से भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगा। 13 से 13 में भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 130 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 2 गुणित 5 और 13, 1। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ वह होगा जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन गुणनखंड होंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ 420 और 130 बराबर, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 2 कॉमन है,
यहाँ पर 2 एक बार आया तो 2 लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 इसमें 3 130 के गुणनखंडों में नहीं, तो ये नहीं आएगा। 5 देखते हैं, 5 इसमें भी है तो 5 को और लिख देंगे, 5 भी आ गया। हम देखते हैं 13 इसमें है, 13 नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है। 1 है, 1 को भी लिख देंगे। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का HCF जो होगा वो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि हमें प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ लेनी चाहिए, यानी प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। हम यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, यानी 10 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 11वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हल करेंगे इसे। सबसे पहले हम एक माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जैसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, BQ + R। यहाँ पर समझेंगे हम, जैसे एक कोई पूर्णांक है, इसे किसी संख्या से यदि भाग देंगे तो Q से भाग दिया जैसे, तो यहाँ पर B भागफल आया और R शेषफल आया, तो R शेषफल हो गया है। और ये तो इस प्रकार A = BQ + R लिख दिया। इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और B से छोटी होनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती A = BQ + R, जहाँ पर R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो और B से छोटी हो। अब यहाँ पर हम B = 2 रखने पर इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में तो यहाँ पर A बराबर, क्योंकि हमें प्रश्न में 2q दिया गया, तो 2q + R। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमने B = 2 ले लिया है, तो R की वैल्यू ये होनी चाहिए, यानी 2 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। इसके लिए R के 2 मान संभव हैं, एक तो 0 और एक तो 1। तो इस प्रकार हम एक एक करके इसमें एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे R बराबर, तो A बराबर हमें 2q + 0 मिलेगा और A बराबर 2q मिल जाएगा। और यहाँ पर q तो पूर्णांक है, तो q पूर्णांक है। अब यदि हम देखते हैं A = 2q, इसे यदि 2q को हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है।
इस प्रकार और हम जानते हैं कि कोई संख्या यदि 2 से विभाजित होती है तो वह एक सम संख्या होती है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे a 2 से विभाजित है, यानी 2q एक संपूर्णांक है। अब हम r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1 आएगा। और हम जानते हैं ये तो हमने अभी सम संख्या निकाली है कि ये क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है तो ये सम संख्या हुई। और हम जानते हैं किसी भी सम संख्या में सम प्लस 1 बराबर विषम संख्या होती है। जैसे 2 एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये विषम संख्या हुई। जैसे 6 है, 6 एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 7 आएगी, यानी विषम संख्या ये भी हुई, ये भी विषम संख्या हुई। तो इसी प्रकार 2q एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये विषम आएगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 2q प्लस 1 एक विषम संख्या होगी। अब हमें यही दर्शाना था, अब हम लिख देंगे इस प्रकार इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। 12वां क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। 8 में 2 से भाग देंगे 4 बार भाग जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार भाग जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 8 के जो गुणनखंड मिलेंगे वो मिलेंगे 2, 2, 2। और इसी प्रकार 9 के निकालेंगे, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 9 के गुणनखंड 3, 3 मिलेंगे। 25 में 5 से भाग देंगे 5 बार भाग जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 25 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे वो 5, 5 होंगे। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 8, 9 और 25 का एलसीएम। सबसे पहले इनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंडों को लिख देंगे। हम 8 के गुणनखंडों को लिख देते हैं। अब इन गुणनखंडों में देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के कौन कौन से गुणनखंड इसमें नहीं लिखे गए। तो इसमें 2, 2 लिखे गए हैं। 9 के गुणनखंडों में 2 बार 3 आया, यहाँ पर नहीं लिखे गए तो इनको भी लिख देंगे। और देखेंगे यहाँ पर 5 2 बार आया, यहाँ पर नहीं लिखा तो 5 को 2 बार और लिख देंगे। यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। अब इनका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 गुणित 5 25। 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200 आएगा, 200 गुणित 9 और तो ये 18। यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800 होगा। 13वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि √3 माना √3 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो। p/q पूर्णांक हो हैं तथा p/q सहभाज्य संख्या है।
अब हम इनके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखते हैं दोनों पक्षों √3 का वर्ग बटे P/Q का वर्ग। तो यहाँ पर √3 का वर्ग 3 आएगा और यहाँ पर P²/Q² आएगा। Q² को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये भाग में था तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3Q² बराबर P² मिलेगा हमें। हम यहाँ देखते हैं 3 × Q² बराबर P² है, यानी जो P² है वह 3 से विभाज्य है। और हम जानते हैं कि यदि P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। इसीलिए हम P बराबर 3C रख सकते हैं, क्योंकि 3 से विभाज्य है, जहाँ C कोई पूर्णांक है। इसकी जो ये P बराबर 3C है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे 3Q² बराबर P² में। तो इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में P बराबर 3C रखने पर तो 3Q² बराबर 3C² आएगा, 3Q² बराबर 9C² आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और C² का C²। तो ये 3 से 9 3 बार कट जाएगा तो Q² बराबर 3C² आ जाएगा। और हम देखते हैं कि Q² बराबर 3 × C² है, अतः Q² है जो 3 से विभाज्य है। और हम जानते हैं यदि Q² 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। और हम जानते हैं यहाँ पर हमने पाया कि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, लेकिन P व Q तो दोनों सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इनका P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, अतः यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P व Q सहभाज्य संख्या है। हम लिखेंगे इसको। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। यही हमने एक गलत कल्पना की थी, इसी के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा था। इसीलिए अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो पहली परिमेय संख्या है 13/3125, दूसरी है 6/15। इसे हल करेंगे हम। हल करने के लिए सबसे पहले हम एक बात जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर Q यानी Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m गुणित 5 की घात n, जहाँ m और n 0 से बड़े या फिर बराबर हैं और mn कोई पूर्णांक है। यदि हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो तो प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
यानी यदि किसी परिमेय संख्या में जो हर है इसके गुणनखंड 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप के होंगे तो वह शांत होगा उसका प्रसार। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड होंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो अब हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम इस संख्या को देखेंगे 13/3125। P/Q, यहाँ पर Q बराबर 3125 है। अब हम 3125 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। 3125 में हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये 3 से भी नहीं हो रहा, ये 5 से विभाज्य, 4 से भी नहीं है, 5 से विभाज्य है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 गुणित 5 25, तो ये 625 बार भाग जाएगा। और 625 में 5 से भाग देंगे तो ये 125 बार भाग जाएगा। 125 में 5 से भाग देंगे तो 25 बार भाग जाएगा। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा। और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो 5, 5, 5, 5, 5 मिले। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5, ये 5 आया, 5 बार आ रहे हैं तो इसे हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वह संख्या वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 2 की घात 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार 3125 जो है वो 5 की घात 5 गुणित 2 की घात 0 के रूप का है। यानी इस प्रकार हम 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का है। यहाँ पर m और n पूर्णांक भी हैं और इनकी वैल्यू 0 से बड़ी और या बराबर भी है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि यदि किसी परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का होता है तो उसका प्रसार शांत होता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणित 5 की घात n, जहाँ m और n 0 से बड़े या फिर बराबर हैं और m और n पूर्णांक हैं के रूप में हैं, अतः यह इसका प्रसार शांत होगा। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे 6/15। इसमें हर जो है 15 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। इसमें 3 से भाग जा रहा है तो 3 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा। 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 15 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे वो मिलेंगे 3 और 5। अब हम देखते यहाँ पर यदि 2 की घात 0 से गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो इसी प्रकार हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 गुणित 5 गुणित 2 की घात 0। यहाँ से हम देखते हैं कि 15 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें से 5 और 2 के अलावा 3 भी है।
3 भी है, मतलब इसीलिए यह अशांत-आवर्ती होगा। हम जानते हैं कि यदि 2 और 5 के अलावा हर का और कोई गुणनखंड है तो वह दशमलव प्रसार अशांत-आवर्ती होता है। हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत-आवर्ती है क्योंकि हर 15 के गुणनखंडों में 2 व 5 के अलावा भी अन्य गुणनखंड 1, 3 है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके गुणनखंड 5 हैं और 3 हैं। तो हमने ये सबसे पहले देखा था कि 5 और 2 के अलावा यदि कोई और गुणनखंड होता है हर का, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत आवर्ती होता है। तो ये हमने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बता दिया कि ये अशांत आवर्ती है 6/15। 15वां क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य 140 के। 140 में 2 से भाग देंगे तो 70 बार भाग जाएगा। 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 बार भाग जाएगा। 35 में 2 से भाग नहीं जा रहा, ना ही 3 से जा रहा भाग, ना ही 4 से भाग जा रहा। इसमें 5 से भाग जा रहा, तो 5 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। और 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2, 2, 5 और 7 प्राप्त हुए। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ पर 2 बार आया तो 2 की घात 2 लिख दिया और 5 गुणित 7। प्रश्न में बोला गया था 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। 140 बराबर 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7।